they have achieved what they could have. तहज़ीबें गालिब आती हैं, मग़लूब होती हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। आपको ट्रम्प के मुंह से सुनने को मिलती है कि नो इंटरफेरेंस, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब ये अपने डिक्लाइन की तरफ है। वेस्ट की तहज़ीब 336 बरस करीब वहाँ पे आ रही है। वहाँ पे जर्मन में देख लें आप, यू कांट टेक द फ्लैग ऑफ द पैलेस्टाइन। आप एक ही प्रोडक्ट को लंबा अरसा बगैर किसी वेरिएशन के आप बेच नहीं सकते हैं। जब दुनिया मल्टीपोलर होगी तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। आपने रिजल्ट को अचीव किया है, आपने मीन्स चेंज कर दिए। आप एक डिक्टेटर को अपने हाथ में ले ले, सारा मुल्क आपके पास आ गया। डेमोक्रेसी में आपको पूरी पार्लियामेंट से बात करनी पड़ती है। यू कांट कीप ऑन विद प्रिंटिंग मनी। अब जो डॉलर की प्राइम है वो 96 साल से ऊपर हो चुका है। डॉलर को कैसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तेल के साथ लिंक किया गया, बड़ी तफसील से आपने उस पर बात की। चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, पैसा सस्ता हो जाता है। लेकिन हमें लगता तो यही है ना कि चाइना के साथ एलाइज तो बेचारे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। नो, पाकिस्तान जैसे ममालिक से क्या मुराद है? इज दैट नॉट अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट? अब अमेरिका, कैन यू से अमेरिका इज़ अ लिबरल स्टेट राइट नाउ? आप वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? आपने देखा किस तरीके से लोगों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। इवन जिनके पास पेपर्स हैं उनको भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कुछ बात कर दी है मिडल ईस्टर्न जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। इवन आप बाकी वेस्ट यूरोप में चले जाओ, वेस्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जर्मन में देख लें आप, यू कांट टेक द फ्लैग ऑफ द पैलेस्टाइन। ये लिबरलिज्म के नाम के ऊपर जो सब किया गया था वो उन्होंने अचीव कर लिया जो उनके पर्पस थे। नाउ दे आर ऑन द डिक्लाइन। तो अमेरिकन हेजमनी डेफिनेटली आपने देखा कि जब उन्होंने फैसला किया कि हम इराक के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, किसी ने नहीं पूछा कहाँ पर है, किसी ने प्रूफ नहीं मांगा, सब खामोशी से बैठे रहे। जो उनके अलाए थे उनके साथ गए, उन्होंने जो दिल में आया किया, किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। फिर अफ़गानिस्तान में आए, यहाँ पर उन्होंने जो तहबाला करना था वो किया, किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाए। बट देन द टाइम केम, इवन द पाकिस्तान ने कह दिया उन्हें कि भाई अफ़गानिस्तान में जो होना था बहुत हो गया, अब यहाँ से आप निकलें। रशिया स्टूड अप, दे सेड कि भाई इस रीजन में आप और ख़राबी ना करें। जब ये आवाज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? ये ज़ाहिर करती हैं कि अब जो मुखालिफ आवाज़ है वो उभरना शुरू हो चुकी है। अब डेफिनेटली इट विल गेट लाउडर। सो आई बिलीव कि ये अपने अब डिक्लाइन की तरफ है। कैसा भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को विजुअलाइज करते हैं या अगर हम इनकी हिस्ट्री भी जाके पढ़ते हैं, अब जिस तरह आकिब भाई भी कह रहे थे कि अभी डिक्लाइन का शिकार हो रही है, अब यहाँ सवाल दो पैदा होते हैं। आइदर उनके मुखालिफ कंपेटिटर कोई ऐसा आ गया हुआ है कि जिसकी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो हेजमनी क्रिएट कर रहे हैं, या जिस असूल के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर ये चीज़ें बेस कर रही थी, पॉलिसीज़ बन रही थी, दुनिया को कोप करने की कोशिशें हो रही थी, उसमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है? देखिए, जो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स होता है, तहज़ीबें गालिब आती हैं, मग़लूब होती हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। जो एवरेज एज है किसी तहज़ीब के उसके प्राइम की, उसके गालिब होने की, वो 336 बरस है। वेस्ट की तहज़ीब 336 बरस करीब वहाँ पे आ रही है। करेंसीज़ हमने देखी हैं कि डोमिनेट करती हैं। जैसे इस्लामी तारीख़ में हमने देखा कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी इस्लामिक सिक्के इस्तेमाल करते थे। उससे पहले हमने रोमन ज़माना देखा कि इवन वो इलाके जो रोमन तसल्लुत में नहीं थे वो भी उसको, मतलब उसकी एक वैल्यू थी, वर्थ थी उसकी। तो उसका भी एक एवरेज टाइम होता है, वो तकरीबन 96 साल है। अब जो डॉलर की प्राइम है वो 96 साल से ऊपर हो चुका है। अब तो खैर उसकी डॉलर को कैसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया, तेल के साथ लिंक किया गया, बड़ी तफसील से आपने उस पर बात की। तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स है कि इसने अब ख़त्म होना है। और सच्ची बात यह है कि अमेरिकन हेजेमनी की अगर हम बात करें, लिबरल हेजेमनी की बात करें, तो हेजेमनी इनकी मजमूई तौर पे 336 बरस भी नहीं है। ये जो प्योर फॉर्म में लिबरल हेजेमनी है ये तो कोई 25-30 साल की बात है। 1991 के बाद ये स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे पहले सोवियत एक पावर था, तो हेजेमनी में दो तो नहीं हो सकते। हेजेमनी में तो आपको एक ही चाहिए, सिंगल डिक्टेटर चाहिए। तो उससे पहले तो दो थे। तो 1991 से इनकी प्योर फॉर्म में इनकी हेजेमनी स्टार्ट होती है, जो कि अब आके ख़त्म होना शुरू हुई है। और ये ख़त्म होना भी 2006 से स्टार्ट हो गई थी। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आज दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज़, असल में अगर आप कुरायर्स पे देखें कि कितने इलाकों में डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, तो 2006 की निस्बत आज कम है। आबादी देखें जो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर लोग रह रहे थे, आज वो आबादी कम है 2006 की निस्बत। तो डिक्लाइन तो इनेविटेबल है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि आप एक ही प्रोडक्ट को लंबा अरसा बग़ैर किसी वेरिएशन के आप बेच नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी अपनी पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी है
कि आपने रिज़ल्ट को अचीव किया है, आपने मीन्स चेंज कर दिए। यानी एक तरफ आपने नारा लगाया डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ आपने उन डिक्टेटर्स को दुनिया में सपोर्ट किया जो एंटी डेमोक्रेटिक थे। डॉक्टर मुसद्दक की गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक थी ना, लेकिन इनका व्यू ये था कि वन विंडो ऑपरेशन आसान है, आप एक डिक्टेटर को अपने हाथ में ले ले, सारा मुल्क आपके पास चला गया। डेमोक्रेसी में आपको पूरी पार्लियामेंट से बात करनी पड़ती है, जिस मर्जी फॉर्म में वो हो। तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसीज इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली 1970 के बाद जो ये पैसे का जो मसला बनना शुरू हुआ, जब से फिएट मनी आया, उसकी एक बड़ी टाइट लिमिटेशन है। आप नहीं, यू कांट कीप ऑन विद प्रिंटिंग मनी, वो एक विशियस सर्कल है। आपको पैसे, यानी कि जो मुश्किलात हैं, आपने अपने ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें देनी हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट है, आपने लोगों को पैसे देने हैं, कहाँ से लेके आएंगे? नहीं है, चले प्रिंट कर लें। प्रिंट करेंगे महंगाई होगी, क्योंकि चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, पैसा सस्ता हो जाता है। जितना प्रिंट करेंगे, जो चीज़ मार्केट में, मार्केट का असूल है ना, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होगी वो डी वैल्यू होगी। मौसमी फ्रूट हमेशा सस्ता होता है, इसलिए कि मैस लेवल पे आ रहा होता है, इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। तो एक विशेष सर्कल है, मसाइल को हल करना है, क्या करें? पैसे प्रिंट करें। पैसे प्रिंट करने से वही मसाइल दोबारा पैदा हो रहे हैं। पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, उसके अंदर अब गैस नहीं है, लिबरल हेजेमनी के अंदर फ्यूल नहीं है कि वो अपने आप को मज़ीद आगे लेके जाए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उस पर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। द क्लैश वाज एब्सोल्यूट इनेविटेबल, सॉरी क्रैश आई शुड से। लेकिन अगर हम देखें तो फिर अगर इस लिबरलिज्म ने नहीं अगर वो अचीव कर पाना, तो इसका जो एंटीडोट भी है हमारे पास, वो भी दूसरा लिबरलिज्म की सूरत में आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा देखें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अपनी हेजमनी कायम करने की कोशिश की है। ब्रिक्स वगैरह भी हमारे सामने आई है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव है ना, वो इस रिकॉग्निशन की लिबरल हेजमनी ख़त्म हो रही है। लेकिन अब मेरा ये ख्याल था कि दुनिया हेजमनी पे चलती रही है। एंड आई वाज स्टैंड करेक्टेड, मेरी तस्दीक की थी डॉक्टर पैट्रिक डनीन ने, जो मेरी उनके साथ पॉडकास्ट हुई, कि उन्होंने कहा कि तारीख़ इंसानी में हेजमनी नहीं रही है। तहज़ीब गालिब का किसी इलाके में रहना एक और चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि रोमन हेजमनी थी, इस्लामिक हेजमनी थी, ग्रीक हेजमनी थी, श्योर। लेकिन ग्रीक हेजमनी, आप सिकंदर आज़म की बात करें, अगरचे वो मैसिडोनियन थी, लेकिन चले ग्रीक से वो ज़्यादा मशहूर हो गई, तो वो हेजमनी कहाँ पे थी? ईरान पे ही थी ना, और बरसगीर के कुछ इलाके। ये और बात है कि आज तकरीबन 27-28 मुल्क बनते हैं आज के उसमें, लेकिन उसमें अफ्रीका नहीं था, उसमें नॉर्थ अमेरिका नहीं था, उसमें साउथ अमेरिका नहीं था, उसमें चाइना, फार ईस्ट ये नहीं थे। तो बड़ी ताकत थी, लेकिन उसकी एक रीजनल बाउंड्री थी। रोमन्स की भी ऐसे ही, रोम से लेकर हेड्रियंस वॉल तक, मैनचेस्टर तक तो थी, लेकिन उसमें अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका ही था, सेंट्रल अफ्रीका नहीं था, साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अमेरिका तो कभी मिला ही नहीं था उस वक्त। उस वक्त तो शायद नॉर्थ अमेरिका भी ना मिला हो। इसी तो जो पैट्रिक डीन का था कि जो फितरत है ना, सियासत की फितरत, वो अपने आप को रीसेट कर रही है। ये अननेचुरल है कि दुनिया में एक ताकत हो। तो अब जो होगा वो ये होगा कि रीजनल हेजेमनी होगी। अमेरिका ग्रीनलैंड तक महदूद होगा, यूरोप के अपने इलाकों में हेजेमनी होगी। एशिया, मैंने उनसे पूछा भी था ना, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इस पे कैसे इसको आगे देखा जा सकता है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो देखेंगे, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, कि एशिया वो इलाका है जहाँ पे कई हेजेमनीज हैं। एक तरफ रशिया, इतने अगरचे टेक्निकली स्पीकिंग वो सेंट्रल यूरोप है, लेकिन बिल्कुल एशिया के बॉर्डर पे है। साथ चाइना है, इंडिया समवट नोटेबल पावर बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। बाकी दुनिया अपने पुराने उस कोर्स पे जाएगी कि रीजन्स में हेजेमनीज होंगी, एक सिंगल हेजेमनी वो नहीं होगी। तो जो अब ये जो हेजेमनी का हम कॉन्सेप्ट एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्याल में, वैसे पर्सनली पहले अगर सोवियत यूनियन के कॉन्सेप्ट में हम देखें तो उसमें तो एक ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं, सिविलाइजेशन था जिन्होंने हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन यूएस के केस में हमें नजर आता है कि वो सिंगुलर हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो अगर हम अपने हिस्ट्री को साइड पे कर दें थोड़ा सा और अपना एक एनालिसिस बिल्ड करें, तो ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशंस की हेजेमनी क्रिएट होती है, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं बरकरार रह पाएगी, या कोई सिंगुलर स्टेट अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वो रह पाएगी? असल में ये एक सर्कल है, जैसे कैसर भाई ने भी बताया कि एक कुदरत का भी सर्कल होता है, और वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी एक सर्कल है, यूनिपोलर एंड देन द मल्टीपोलर। ठीक है, हेजमनी से अब जो हो रहा है वो मल्टीपोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, इमर्ज कर रही है ऑन द ग्लोब। आप देख रहे हैं, जैसे कैसर भाई ने कहा कि ईस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, सेंट्रल पावर्स हैं, ये सारे अपने जो पावर्स हैं बढ़ाती जा रही हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है तो
कंटेनमेंट की पॉलिसी, और यहाँ पे डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होता है, ये आप हमें जहन में रखना होगा। जब दुनिया मल्टीपोलर होगी तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज अगर आप अचीव कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पावर किसी तरीके से, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में आप बैलेंस ऑफ पावर अचीव कर लिया है, ठीक है, आपकी रिसेंट स्पैट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड एवरीवन हैव ऑब्जर्व दैट बैलेंस ऑफ पावर गो के बहुत बड़ी उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री है, बट ऑन द स्ट्रेटेजिक वेपन्स लाइक द न्यूक्स और ऑन द एयरफोर्स हम अचीव कर चुके हुए हैं। तो अब ग्रुप ऑफ जो हेजमन है वो अमेरिका भी वाजंट अ सोल एज अ हेजमन, आप उसके देखिए उसके साथ पूरा वेस्ट था। उसने अगर इन्वेड किया है इराक़ को, अकेला नहीं गया था, साथ में नेटो फोर्सेस गई थी, ठीक है। अगर वो अफ़गानिस्तान में है, अकेला नहीं गया था, वो नेटो फोर्सेस गई थी। किसी भी पावर को बड़ी पावर उसके अलाइज बनाते हैं, नॉट ऑन अ सोल पावर। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी रीच एक लिमिट तक हो सकती है। एज यू सेड के एंटीडोट क्या आ रहा है कि दूसरा हेजमन इमर्ज कर रहा है, तो फिर अमेरिका का डिक्लाइन की तरफ है। आप देखें चाइना इमर्ज कर रहा है और वो भी अपने अलाइज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अपनी कर रहा है। लेकिन हमें लगता तो यही है ना कि चाइना के साथ अलाइज तो बेचारे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। नो, पाकिस्तान जैसे ममालिक से क्या मुराद है? इज दैट नॉट अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द? तो मेरे कहने का मतलब कि जो फाइनेंशियली खुद बहुत ही बुरे हालात में हैं इस वक्त, जिनके पास अब अगर उसकी रीजन अमेरिका है, उसी से तो ब्रेक फ्री करना चाह रहे हैं।